पाचन एवं अवशोषण। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा है। अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायकीय पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत के काम आते हैं। जल हम ग्रहण करते हैं जो वह उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। हमारा शरीर भोजन की उपलब्धता जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता, अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं की में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों में अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। मनुष्य का पाचन तंत्र चित्र 16.1 में दर्शाया गया है। पाचन तंत्र मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक संधियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल अग्र भाग में मुख्य से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलता है। मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशिया जीहा होती है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। चित्र 16.2 इस तरह की व्यवस्था को गर्ददंती टेंडोंट कहते हैं। मनुष्य सहित अधिकांशतः स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं। अस्थायी दांत समूह अथवा दूध के दांत जो वयस्क के अस्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस तरह की दंत व्यवस्था को द्विबारीय दंती चित्र मुख गुहा, मुख कर्ण, पूर्व ग्रंथि, ग्रसनी, अधोजंभ और अधोजिह्वा ग्रंथि। ग्रसनी यकृत, आमाशय, पित्राशय, ग्रहणी, अग्नाशय, अनुप्रस्थ बृहदंत, अग्र क्षुद्रांत, आरोही बृहदंत, अरोही बृहदंत, क्षुद्रांत और सिग्माभ बृहदंत, अंधनाल, क्रीम रूपी परिशेषिका, मलाशय और गुदा। मानव पाचन तंत्र का चित्र 16.5 डिफियोडोंट कहते हैं। वयस्क मनुष्य में 32 अस्थायी दांत होते हैं जिन्हें 4 प्रकार जैसे कृंतक, पहला रदंक, सी अग्र चर्वक, पीएम और चर्वणक एवं ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था ICPM क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है जो मनुष्य के लिए 2:1-2:1-2:3 है। इनेमल से बनी दांतों की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। जीहा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशिया अंग है जो फ्रेनोल द्वारा मुख गुहा की आधार से जुड़ी होती है। जीहा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभर के रूप में पिंपल पैपिला होते हैं जिनमें कुछ प्रस्वाद कालिकाएं होती हैं। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का एक ही पथ उपास्थीमय घाटी ढक्कन भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। ग्रसिका योसोफेगस एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष और मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार की थैली नुमा आमाशय में खुलती है। ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक पेशीय आमाशय ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। आमाशय गुहा ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है, फंडिस क्षेत्र जहां मुख्य क्षेत्र और जठर निर्गमी भाग जिसका छोटी आंत में निकास होता है। चित्र 16.5 छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सी आकार की ग्रहणी कुंडलिका, मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत और लंबी कुंडलिका क्षुद्रांत। आमाशय की
का ग्रहणी में निकास जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत बड़ी आंत में खुलती है जो अंधनाल, बृहदांत और मलाशय से बनी होती है। अंधनाल एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। अंधनाल से एक उंगली जैसा प्रवर्धक परिशेषिका निकलता है जो एक अवशेषी अंग है। अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। बृहदंत 4 भागों में विभाजित होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही भाग। और सिग्मा बृहदंत अवरोही भाग मलाशय में खुलता है जो मलद्वार एनस द्वारा बाहर खुलता है। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका में मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। चित्र 16.4 जैसे सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब मयूकोसा और मयूकोसा। सीरोसा सबसे बाहरी परत है और एक परत मेजोथीलियम अंतरंग अंगों का उपकला और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। मस्कुलेरिस प्रायः आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है। सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम सहयोजी ऊतकों की बनी होती है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। यह स्तर अमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में उंगली नुमा प्रवर्धक बनाता है जिसे अंकुर विल्ली कहते हैं। चित्र 16.5 अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्धक निकलते हैं जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जिससे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। और चित्र 16.2 में कृतंक, रदनक, चणवक, हनु गर्तिकाएं। एक और हनु में विभिन्न प्रकार के दंतक विन्यास और दूसरी ओर हनु गर्तिकाओं को दर्शाते हुए दिखाया गया है। ग्रासिका, जठरागम, फंडस, काय, जठर निर्गम, ग्रहणी का ऊर्ध्व भाग। एक और हनु में विभिन्न प्रकार के दंत विन्यास और दूसरी ओर हनु गर्तिकाओं को दर्शाया गया है। चित्र 16.3 में सीरोसा, भीतरी वर्तुल, बाहरी अनुदैर्ध्य, सब म्यूकोसा, ल्यूमेन और पेशी। आंत्र की अनुप्रस्थ काट का आरेखीय निरूपण दिखाया गया है। अंकुर लैक्टियल कोशिकाएं, धमनी, प्रगुहिया और शिरा। अंकुर दर्शाते हुए क्षुद्रांत म्यूकोसा का एक भाग। चित्र 16.5 एक बड़ी लसिका वाहिका वेजल होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कला कोशिकाएं होती हैं जो स्नेहक के लिए म्यूकस का स्राव करती हैं। म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधार के बीच लिबरकुन, प्रोगुइया, क्राइप्टोस ऑफ लिबरकुम भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। सभी 4 परतों आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण दर्शाता है। पाचन ग्रंथियां। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय शामिल है। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। ये हैं गाल में कर्ण, पूर्व निचले जबड़े में अधोजब और चुंबकीय तथा जीहा के नीचे स्थित अधोजीहा। इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंचती है। यकृत लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होती हैं और इसकी 2 पालियां लोब्स होती हैं। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हैं जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती हैं। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है जिसे ग्लिसंस कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है जो यकृत नालिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में संदृत एवं जमा होती हैं। पित्ताशय की नालिका यकृतीय नालिका से मिलकर एक मूलवित्त वाहिनी बनाता है। चित्र 16.6 पित्ताशय नालिका एवं
अग्नाशयी नालिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती हैं, जो ओडी अवरोधनी से नियंत्रित होती हैं। अग्नाशय आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिःस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकालती है, जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। पित्ताशय पित्तवाशय वाहिनी, मूल पित्त वाहिनी, यकृत वाहिनी, मूल यकृत वाहिनी, अग्नाशय अग्नाशयी वाहिनी ग्रहणी, यकृत अग्नाशयी वाहिनी, यकृत पित्ताशय और अग्नाशय की वाहिनी तंत्र। चित्र 16.6। भोजन का पाचन पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। मुख गुहा के मुख्यतः दो प्रकार हैं: भोजन का चणवक और निकलने की क्रिया। लार की मदद से दंत और जीहा भोजन की अच्छी तरह चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। लार का श्लेष्मा भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। इसके उपरांत निकलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। बोलस पेशीय संकुचन के वक्राकुंचन पेरिस्टेशियल्स द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है। जठर ग्रसिका अवरोधनी भोजन के आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करता है। लार मुख गुहा में विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस Na+ सोडियम+ पोटेशियम+ Cl- HCO3- और एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन तथा लाइसोजाइम होते हैं। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाले एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता pH 6.8 द्वारा द्विशर्करा मल्टोस में अपघटित होते हैं। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। स्टार्च लार एमाइलेज pH 6.8 मल्टोस आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं यथा पहला म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, दूसरा पेप्टिका या मुख्य कोशिकाएं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन का स्राव करती हैं, तथा तीसरा भित्ति या ऑक्सीटिनस कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नैज कारक स्रावित करती हैं। नैज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक हैं। आमाशय 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। आमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे चाइम कहते हैं। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। जो आमाशय की प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम्स हैं, पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीओज तथा पेप्टोस पेप्टाइड में बदल देता है। जठर रस में उपस्थित श्लेष्मा एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्मा उपकला स्तर का स्नेहन और अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका बचाव करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्ल माध्यम pH 1.8 तैयार करता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटित एंजाइम होता है, जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती हैं। छोटी आंत का पेशी स्तर कई तरह की गतियां उत्पन्न करती है। इन गतियों से भोजन विभिन्न स्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत अग्नाशयी नालिका द्वारा पित्त अग्नाशयी रस और आंत रस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। अग्नाशयी रस का ट्रिप्सोनोजन, काइमेटोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस एमाइलेज और न्यूक्लिएज एंजाइम निष्क्रिय रूप से होते हैं। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंट्रोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सोनोजन सक्रिय ट्रिप्सन में बदल जाता है, जो अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्त वर्णक बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोफोलिपिड होते हैं। लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। पित्त वसा के एमिल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे
मिशेल कण में तोड़ता है और पित्त लाइपेज एंजाइम्स को भी सक्रिय करता है। अंतःश्लेष्मा उपकला में गोबेलेट कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं। म्यूकोसा में बार्डर कोशिकाओं और गेबलेट कोशिकाओं का स्राव आपस में मिलकर अंतःस्राव अथवा सक्सस एंटेरिकस बनाते हैं। इस रस में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जैसे ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टिडेज, एस्टरेज, न्यूक्लियोसिडेज आदि। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर अंतर म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है तथा एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय पीएच 7.8 तैयार करता है। इस प्रक्रिया में सब म्यूकोसल ब्रूनर ग्रंथि भी मदद करती है। आंत में पहुंचने वाले कायम में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटीयोज और पेप्टोन आंशिक अपघटित प्रोटीन अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटित एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं। प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोपीटोज, ट्रिप्सिन, काइमेट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिड डाइपेप्टाइड बनता है। काइम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशय एमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड में जल अपघटित हो जाते हैं। पॉलीसैकेराइड स्टार्च एमाइलेज डाइसैकेराइड बदलना। पित्त वसा पित्त की मदद से लाइपेज द्वारा क्रमशः डाई और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। वसा लाइपेज डाइसैकेराइड मोनोग्लिसराइड में टूट जाना। अग्नाशयी रस के न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड आंत्र रस के एंजाइम उपर्युक्त अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पाद को पाचित कर और शोषण योग्य सरल रूप में बदल देता है। पाचन के ये अंतिम चरण आंत के म्यूकोलस उपकला कोशिकाओं में बहुत समीप संपन्न होते हैं। डाइपेप्टाइड डाइपेप्टिजोसिस से एमिनो अम्ल में माल्टोस, माल्टोस से ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस में टूटता है। लैक्टोस लैक्टेक्स में ग्लूकोस और गैलेक्टोस में टूटता है। सुक्रोस सुक्रोस से ग्लूकोस और फ्रुक्टोस में टूटता है। न्यूक्लियोसाइड्स से शर्करा प्लस क्षार में टूटता है। डाई व मोनोग्लिसराइड लाइपेज से वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूटता है। ऊपरी वर्णित जैव बृहत अणुओं के पाचन की क्रिया आंत के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत के क्षुद्रांत और अग्र क्षुद्रांत भागों में अवशोषित होते हैं। अपचयित अनावश्यक पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत का कार्य पहला कुछ जल, खनिज एवं औषध का अवशोषण, दूसरा श्लेष्मा का स्राव जो अपचयित उत्सर्जी पदार्थ कणों को चिपकाने और स्नेहन होने के कारण उनका बाह्य निकास आसान बनाता है। अपचयित और अवशोषित पदार्थों को मल कहते हैं जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से बाहर तक मलाशय में रहते हैं। जठरांतिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों की उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण से होती है। भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने उनकी गंध और अथवा मुख गुहा नली में उपस्थित लार ग्रंथियों को स्राव के लिए उद्दीपित कर सकती है। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्राव भी तंत्रिका संकेतों से उद्दीपित होते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियों की सक्रियता भी स्थानीय एवं केंद्रीय तंत्रिकाएं क्रियाओं द्वारा नियमित होती हैं। हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर और आंतरिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करते हैं। जंतुओं की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं भोजन में निहित ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अंत में सभी प्रकार की ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसे सामान्यतः कैलोरी CAL अथवा जूल Ga के रूप में मापा जाता है, जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने की ऊर्जा मात्रा है। क्योंकि यह ऊर्जा की अत्यल्प मात्रा है, अतः कार्यकीय वैज्ञानिक प्रायः किलो कैलोरी अथवा किलो जूल इकाई का प्रयोग करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का वह मात्रा है जिसकी आवश्यकता 1 केजी जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए होती है। पोषण विज्ञानी परंपरागत ढंग से किलो कैलोरी को कैलोरी अथवा जूल सदा ही कैपिटल अक्षर के रूप में व्यक्त करते हैं। एक बम
कैलोरीमीटर ऑक्सीजन से भरा हुआ धातु का एक बंद कक्ष या बर्तन 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के पूर्ण दहन से मोचित ऊर्जा को खाद्य का स्थूल कैलोरी मान, उसमें मान अथवा स्थूल ऊर्जा मान कहते हैं। 1 ग्राम पदार्थ की वास्तविक दहन ऊर्जा उस खाद्य पदार्थ की कार्यकी मान है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के स्थूल ऊष्मीय कैलोरी मान क्रमशः 4.1 किलो कैलोरी ग्राम या 5.65 किलो कैलोरी ग्राम या 9.45 किलो कैलोरी ग्राम है, जबकि उनका कार्यकीय ऊर्जा मान क्रमशः 4 किलो कैलोरी ग्राम एवं 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम है। पाचित उत्पादों का अवशोषण। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, सक्रिय और सुसाध्य परिवहन क्रिया विधियों द्वारा संपादित होती है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड, आयन आदि की तालिका 16.1 पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में अवशोषण का सारांश। मुख्य अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। कुछ औषधि जो मुख्य और जीहा की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती है वह स्तरित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती है। जल, सरल शर्करा, अल्कोहल आदि का अवशोषण होता है। पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ओसी अम्ल, ग्लिसरॉल और एमिनो अम्ल का म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल कुछ खनिजों और औषधि का अवशोषण होता है। थोड़ी मात्रा में जल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर है। हालांकि ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं। इस क्रियाविधि को सुसाध्य परिवहन कहते हैं। जल का परिवहन परासरणीय प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड और सोडियम आयन विद्युत अपघटन का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि द्वारा होती है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। ये यहाँ प्रोटीन स्तरित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संचरित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों लैक्टियल में चले जाते हैं। ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे मुख, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषण सारांश अवशोषण स्थल और पदार्थ तालिका 16.1 में दिया गया है। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के स्वांगीकरण एसिमिलेशंस कहते हैं। पाचक अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबद्ध मल बन जाता है, जो तंत्रिकीय प्रतिवर्ती न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिया को शुरू करता है, जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। मल द्वार से मल का बहिक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया है जो एक बृहत क्रमाकुंचन गति से पूरी होती है। पाचन तंत्र के विकार, डिसऑर्डर और अनियमितताएं। आंत्र नलिका का शोथ जीवाणु और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत्र का संक्रमण परजीवियों जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, सूत्र कृमि, हुक वर्म, पिन वर्म आदि से भी होता है। पीलिया, जॉन्डिस, इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णकों के जाम होने से पीले रंग के दिखाई देते हैं। वमन, वोमिटिंग, यह आमाशय में संग्रहित पदार्थों के मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। यह प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। प्रवाहिका, डिहॉरियो, आंत्र बोलोवर की अपसामान्य गति की बारंबारता और मल की अत्यधिक पतला हो जाना प्रवाहिका डिहॉरियोस कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। कोष्ठबद्धता, कब्ज, कंजप्शंस,
कब्ज में बृहदान्त्र में मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। अपच, इंडिजिगेशंस, इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता और पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइम्स के स्राव में कमी, व्याकुलता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने एवं मसालेदार भोजन करने के कारण होती है। आहार में प्रोटीन एवं संपूर्ण आहार कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा, कुपोषण, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका के अनेक कम विकसित क्षेत्रों में विस्तृत समस्या है। सूखा अकाल एवं राजनीतिक उथल पुथल के कारण जनसंख्या की एक विशाल हिस्सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम के से प्रभावित हो सकती है। बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध तथा 80 के दशक में इथोपिया में भयंकर सूखे के कारण ऐसा हो चुका है। पीईएम शिशुओं एवं बच्चों को प्रभावित करता है तथा मरामसम और क्वाशिओर रोग उत्पन्न करता है। मरासमस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की एक साथ अल्पता से उत्पन्न होता है। यह विकार सामान्य 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण शिशु को मां के दूध के स्थान पर अल्प प्रोटीन और कम कैलोरी मान वाले आहार को देना है, जिसका मुख्य कारण प्रायः कम अंतराल में पुनः गर्भधारण अथवा शिशु का जन्म होना है, जबकि बड़ा बच्चा बहुत कम आयु का ही होता है। मरामसम में प्रोटीन अल्पता के कारण वृद्धि मंद और ऊतकों की प्रोटीन का विस्थापन अत्यंत कृशकायी, शरीर एवं हाथ पैरों अत्यंत पतले हो जाते हैं, त्वचा सूख पतली एवं झुर्रीदार हो जाती है, वृद्धि की दर एवं शारीरिक भार बहुत अधिक घट जाता है, मस्तिष्क की वृद्धि एवं विकास भी बहुत अधिक मंद हो जाता है, मानसिक क्षमता भी असंतुलित हो जाती है। क्वाशिकोर प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न विकार है, जिसमें प्रोटीन की कमी तो नहीं होती है। यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण मां के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। मरामसम की तरह ही क्वाशिओर में भी मांसपेशियां उलट जाती हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, परंतु मारासमस के विपरीत त्वचा के नीचे कुछ वसा शेष रहते हैं, परंतु शरीर के विभिन्न भागों में अत्यधिक शोथ और सूजन दृष्टिगोचर होता है। सारांश, मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नाल और सहयोगी ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदान्त्र, मलाशय और मलद्वार से बना होता है। सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय सहित और अग्नाशय हैं। मुख के द्वारा दांत भोजन को चबाते हैं, जीभ स्वाद को पहचानती है और भोजन को लार की सहायता से मिलाकर इसे अच्छी तरह से चबाने के लिए सुगम बनाता है। लार में मंड या मांड स्टार्च पचाने वाले पाचक एंजाइम से लार एमिलेज होती हैं, जो मांड को पचाकर मल्टोस डाइसेकेराइड में बदल देती हैं। इसके बाद भोजन ग्रसनी से होकर बोलस के रूप में ग्रसनी में प्रवेश करता है, जो आगे क्रमकुंचन द्वारा अमाशय तक ले जाया जाता है। अमाशय के मुख्यतः प्रोटीन के पाचन करते हैं। सरल शर्कराओं, अल्कोहल और दवाओं का भी अमाशय में अवशोषण होता है। काइम क्षुद्रांत के ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। यहाँ अग्नाशय रस, पित्त और अंत में आंत रस के एंजाइम द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूरा होता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत और जेजूनम और क्षुद्रांत इलियम भाग में जाता है। पाचन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जैसे मोनोसेकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अंततः प्रोटीन टूटकर एमिनो अम्लों में तथा वसा वसीय अम्लों में ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। आंत उत्पादों का पाचित आंत अंकुरों को उपाकला स्तर द्वारा शरीर में अवशोषित हो जाता है। उपापचयी भोजन मल त्रिकांत इलियोसिकल कपाट द्वारा बृहदान्त्र की अधनाल सीइकम में प्रवेश करता है। इलियोसिकल कपाट मल को वापिस नहीं जाने देता। अधिकांश जल बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है। अपचयित भोजन अर्धठोस होकर मलाशय और गुदा नाल में पहुंच जाता है और अंततः गुदा द्वारा बाहर बहिक्षेपित हो जाता है।